जल्दी से कुछ सुना दीजिए, 2 पंक्ति। मैम इसमें एक वर्सेस है कि बड़े लड़ैया महुआ वाले इनकी मार सही न जाए, एक कमारे 2 मर जाओ में तीसर खौफ खाए मर जाए। अब कुछ राज्यों ने कश्मीर फाइल्स जब मूवी आई तो उसको टैक्स फ्री कर दिया जी। जब जीएसटी लगता ही है तो राज्य अलग से टैक्स फ्री कैसे कर सकता है? इसके पीछे लॉजिक क्या है, समझ नहीं पाया मैं जानना चाहता हूं कि हाईवे और एक्सप्रेसवे में क्या अंतर होता है? गंगा जमनी तहजीब क्यों कहते हैं इसको, उससे क्या मतलब होता है? नाम आनंद कुमार सिंह है। जी सर। आनंद, अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम उन्हीं क्षेत्रों पर आपसे बात करें जिनमें आप सहज हों, तो परिचय में ये भी बताइए कि आप किन क्षेत्रों पर बात करना चाहेंगे हमसे, और थोड़ा सा बेसिक आइडिया दीजिए। सर जैसा कि आपने कहा, मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का रहने वाला हूं और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। हिस्ट्री में सर मेरा ग्रेजुएशन है जी। उसके बाद सर मैंने यूपीपीसीएस 2019 के थ्रू मेरा सिलेक्शन वर्क ऑफिसर के पोस्ट पर जिला पंचायत में हुआ है। ठीक है। और सिविल सर्विसेज 2020 एग्जाम के थ्रू सर IRS इनकम टैक्स के पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो ज्वाइन कर लिया आपने? सर ज्वाइन किया, उसके बाद सर मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले लिया। EOL ले लिया जी। ये EOL क्या होता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्यों इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलते हैं लीव को? सर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव जो CBDT के थ्रू रूल्स में प्रोवाइड किया गया है, इसके तहत। CBDT के रूल्स में है? ये तो भारत सरकार के रूल्स में ही है, मतलब सभी मिनिस्ट्रीज में है, सभी सर्विसेज में है। तो जी सभी सर्विसेज में है, पर जो IRS इनकम टैक्स के लिए रूल्स फॉर्म किया है वो CBDT ने फॉर्म किया है। क्या रूल्स है बताइए सर? इसके थ्रू अगर कोई कैंडिडेट है, वो एग्जाम अगर नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर होना चाहता है, तो CBDT का ये प्रोविजन है कि वो ट्रेनिंग में रहते हुए एग्जाम नहीं दे सकता है, तो अच्छा। उसके लिए उसको लीव लेनी होगी। ये तो EOL एक तरह से कंपल्सरी EOL आपको मिल गई जी। लेकिन EOL वैसे क्या है, और ये आपके पूरे करियर में कितने साल मिल सकती है मैक्सिमम आपको? सर इस बारे में जानकारी है। और कौन कौन सी लीव्स मिलती हैं आपको अपने करियर में? सर अगर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है तो मेडिकल लीव मिल सकती है। अच्छा, एक जैसे CL होती है। जी। CL जानते हैं क्या होती है? CL कैजुअल लीव, पर वो पता नहीं सर क्या है। कितनी मिलती है साल भर में कैजुअल लीव्स? सॉरी सर। EL का नाम सुना है आपने? सॉरी सर। CL EL पे तो सारी सरकार चल रही है। सरकारी नौकरी करने गए वालों नहीं का है तो सर सिस्टम में, तो इस बारे में अवेयरनेस नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए। तो अभी आप EOL पे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पे हैं। ये लीव असल में 5 साल तक मैक्सिमम आपके करियर में मिल सकती है, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस में ही मिलती है। थैंक। तो इसीलिए इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव कह देते हैं। और संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है? किसी भी समाज की जो एक तरीके से कह सकते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जिसमें हम धर्म को जोड़ सकते हैं, भाषा है, संगीत है, इन सब चीजों को अगर हम जोड़ करके देखें तो उसे हम संस्कृत का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो भाषा, धर्म, ये सब संस्कृति है जी। और सभ्यता क्या है? सभ्यता सर जो किसी भी समाज का जो एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जिसमें हम जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं समाज के अंदर। व्यवस्थाएं जैसे? धर्म भी तो व्यवस्था है। जी जी। भाषा भी व्यवस्था है। जैसे सर पहनावा बढ़ावा को हम सभ्यता के अंदर जोड़ सकते हैं, या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिस तरीके से फॉर्म हुए, बने, और जो हमारी देश की जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने बनाया, जो संसद है, इन सब चीज़ों को हम एक सभ्यता के तौर पर देख सकते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम एक सभ्यता है, पर पार्लियामेंट के अंदर कौन सी भाषा यूज करेंगे वो संस्कृति है। जी, इस तरह से कह सकते हैं। पश्चिमी संस्कृति की ऐसी 3 बातें बताइए जो आप चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा बने, और 3 ऐसी जो आप चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा न बने। सर पहली चीज़ तो जो वेस्टर्न संस्कृति में देखा जा रहा है कि विचारों की आज़ादी है, वो मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे पूरी दुनिया को महत्व देना चाहिए। उसके साथ ही सर पश्चिम जिस तरह से विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, तो वो हमें एक रोल मॉडल के तौर पर लेना चाहिए सर। तीसरी चीज़ पश्चिम की जो सबसे अच्छी बात है कि जो उन्होंने इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए और इंस्टीट्यूशंस को जो मजबूती दी, तो वो मुझे लगता है जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं उनको उससे सीख लेनी चाहिए। ठीक है, और कौन सी ऐसी 3 बातें जो नहीं सीखना चाहेंगे उनसे? सर एक चीज़ तो सर जो देखा जाता है कि वहाँ पर नस्लवाद की भावना, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो या ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो, आए दिन देखा जाता है। ठीक है, उससे उससे हम दूर हट सकते हैं। दूसरा सर जो व्यक्तिवाद, हालांकि मैं कुछ सेंस में अच्छा मानता हूँ, पर जहाँ पर एक तरीके से बहुत ज़्यादा व्यक्तिवाद हो रहा है, वहाँ परिवार की भावना टूट रही है, लोग अकेले रहें, तो जो सामाजिक सुरक्षा है वो कमज़ोर हो रही। तो हमें लगता है ये भारत इस मामले में बेहतर है और भारत को अपनी पुरानी व्यवस्था को जीवित रखना चाहिए। धर्म और संस्कृति का क्या संबंध है? धर्म संस्कृति का हिस्सा है, संस्कृति धर्म का हिस्सा है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, या काटते ही दूसरे को, क्रॉस करते हैं? सर मुझे लगता है धर्म संस्कृति का एक भाग है। हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या हमारी जो पूजा पद्धति है कैसी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में धर्म बताता है। और संस्कृति एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है जिसमें हम इन चीज़ों के साथ साथ
रहने की जो व्यवस्था है, उसके साथ जो संस्कृति, संगीत है और भाषा, इन सबको जोड़ करके देख सकते हैं। वैसे भारत में बहुत सारे धर्म हैं, क्या हम कह सकते हैं कि भारत में कोई एक संस्कृति ऐसी जिसको भारतीय संस्कृति कहा जाए? क्योंकि अगर एक भारतीय संस्कृति है तो फिर हमें हिंदू, इस्लाम, ईसाई सबको उसका हिस्सा मानना पड़ेगा। तो भारतीय संस्कृति से मतलब किस संस्कृति से है और उसमें विभिन्न धर्मों की भागीदारी कैसे होगी? सर, भारतीय संस्कृति अगर कोई एक संस्कृति के तौर पर तो नहीं देखा जा सकता है। मुझे लगता है भारतीय संस्कृति जो विविधता में एकता है, वो सबसे अच्छा टर्म है भारतीय संस्कृति को डिफाइन करने के लिए। गंगा जमुनी तहजीब क्यों कहते हैं इसको, उससे क्या मतलब होता है? गंगा जमुनी तहजीब का अर्थ है कि जो हिंदू कल्चर है और मुस्लिम कल्चर है, इन दोनों को जो मिल करके एक व्यवस्था डेवलप हुई, उसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। आनंद, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं? जी। उत्तर प्रदेश में आजकल एक्सप्रेसवेज का निर्माण काफी तेजी से चल रहा है। जी। मैं जानना चाहता हूं कि हाईवे और एक्सप्रेसवे में क्या अंतर होता है? सर, हाईवे में सर वो चूंकि स्टेट और सेंटर दोनों हाईवेज का निर्माण करते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवेज अभी देखे गए हैं कि वो ज़्यादातर स्टेट ने ही निर्माण किया, हालांकि सेंटर में उसमें निर्माण कर रही है। और दूसरा सर, जो उसकी चौड़ाई है हाईवे की, वो एक्सप्रेसवे से सर कम होती है। और बाकी सर सही है जो बता रहे हैं सर, बहुत स्पेसिफिक डिफरेंस सर मुझे नहीं पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मूवी देखते हैं, पिक्चर्स? जी। टिकट आपने कभी ली होगी, परचेज की होगी? जी। उस मूवी की टिकट पर कौन कौन से कर लगाए जाते हैं? सर, एक टैक्स तो इंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। अभी लगता है वो? सर, वो जीएसटी में आगे उसको मर्ज कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है। अब कुछ राज्यों ने कश्मीर फाइल्स जब मूवी आई तो उसको टैक्स फ्री कर दिया। जी। जब जीएसटी लगता ही है तो राज्य अलग से टैक्स फ्री कैसे कर सकता है? इसके पीछे लॉजिक क्या है, समझ नहीं पाया मैं। सर, जैसे पहले था इंटरटेनमेंट टैक्स, वो राज्य के दायरे में आता था, तो राज्य सर उसको माफ कर देते। वो तो हो गया। जी। लेकिन जीएसटी तो एक कॉमन टैक्स है, तो राज्य सरकार अलग से उससे कैसे टैक्स फ्री कर सकते हैं? सर, इसका सर प्रोसीजर मुझे आइडिया नहीं है। चलिए, ये बैंक वायर ट्रांसफर क्या होता है, कुछ आइडिया आपको? वायर ट्रांसफर कहते हैं, नहीं आइडिया है? आनंद जी। उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं, उत्तर प्रदेश तो घूमा होगा आपने? जी। चलिए, एक टूरिस्ट सर्किट बनाइए 6 किन्हीं भी स्थानों को का उपयोग करते हुए। सॉरी, 6 किसी भी स्थानों का, कोई जी, से भी जी, जो हेरिटेज साइट्स हों, कोई भी हिस्टोरिकल साइट्स हो। मैम, पहली साइट तो मैं बताना चाहूँगा, बहराइच के पास में ये श्रावस्ती, तो वो बुद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है। तो इसके साथ ही मैम जैन धर्म और आजीवक भी वहाँ पर, तो आजीवकों का केंद्र भी रहा है, तो एक केंद्र वो सर मैम मान सकते हैं। दूसरा केंद्र मैम जो गोरखपुर है, गोरखपुर में गोरखनाथ धाम है, तो उसे एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर हम डेवलप करके उसे ऐड कर सकते हैं। तीसरा मैम, उधर से हम आगे बढ़े तो वाराणसी जो एक कल्चरल साइट है और उसका हिस्टोरिकल बहुत इंपॉर्टेंस है, तो वाराणसी को हम मैम मान सकते हैं। उसके साथ ही चौथा जो है वो हम प्रयागराज को मैम ऐड कर सकते हैं। उसका जो संगम है और जो प्रयागराज के मंदिर हैं, उनको हम एक कल्चरल साइट के तौर पर डेवलप करके जोड़ सकते हैं। चौथा मैम, आगरा को हम जोड़ सकते हैं। वो जो मुगल विरासत है और ताजमहल है, वो एक तरीके से जो पर्यटन स्थल के तौर पर, विरासत के तौर पर वो आ सकता है लाइन उसमें। 6 को मैम हस्तिनापुर साइट है, उसको भी हम टूरिस्ट प्लेस के तौर पर डेवलप कर सकते हैं। उसका भी महाभारत काल में इम्पोर्टेंस था और ऐसी अब एक्सकेवेशंस में भी पाया जा रहा है वहाँ पर सच, तो उसे हम डेवलप कर सकते हैं। और क्या यूपी बहुत बड़ा नहीं है, क्या उसे छोटे स्टेट्स में नहीं बांट देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करने के लिए? मैम, यूपी जरूर बड़ा है, पर राज्यों का बंटवारा डेवलपमेंट, अगर हम डेवलपमेंट के पर्पज से कर रहे हैं, तो अगर जो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स हैं कि जैसे हमने राज्यों का बंटवारा किया, 3 राज्य बनाए 2000 में, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, तो उन एग्जाम्पल्स को हमें देखना चाहिए कि क्या उन्होंने उस तरह से डेवलपमेंट किया। नहीं, आप बताएं, क्या उन्होंने उस तरह से डेवलपमेंट किया? मुझे लगता है मैम, जो झारखंड और उत्तराखंड का डेवलपमेंट जिस तरह से होना चाहिए था, वो जिस सोच के साथ सरकार ने किया था, उस मार्ग तक वो नहीं पहुंच पाए हैं। छत्तीसगढ़ ने जरूर कुछ प्रोग्रेस की है, जो सोशल सेक्टर में उनका प्रोग्रेस ठीक ठाक मैम रहा है। तो आपके हिसाब से नहीं बांटना चाहिए? मुझे लगता है मैम कि जो अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन की इफिशियंसी के लिए हम बांट रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए बांट रहे हैं, तो जो राज्य के अंदर ही सब डिविजन्स होने चाहिए। आप मुझे बताएं, बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए? मुझे लगता है इस तरह से कोई ऐसी कल्चरल या वो डाइवर्सिटी यूपी में है नहीं, तो बांटने की कोई तुक बनता नहीं। अच्छा, आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी से भी जुड़े हुए हैं जी। क्या स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स करनी चाहिए?
स्टूडेंट्स का काम पढ़ाई करना है या पॉलिटिक्स करना है, और किस तरीके से पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स हो जाता है, तो उसके क्या दूरगामी दुष्प्रभाव हो सकते हैं? मैम मेरा टेक है कि स्टूडेंट को पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए। इससे जो हम जिस डेमोक्रेसी की कल्पना करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ना हो करके हमारी सोसाइटी में डेमोक्रेसी के वैल्यूज़ किस तरह से डीपन हो उसके तौर पर हमें इसको देखना चाहिए। और इसके दुष्प्रभाव में मैम अभी जैसे कुछ घटनाएं देखी गई कि जहां क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वो मतलब कैंपसेस के अंदर भी जा चुकी है। उसके अलावा पैसों का जो प्रभाव है, तो जो बाहुबली है, माफिया हैं, उनके आने की संभावना पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं स्टूडेंट पॉलिटिक्स के थ्रू बन जाती है। मेरा अंतिम सवाल है आपसे, ये आल्हा सॉन्ग्स क्या होते हैं, ये जो आपका शौक है? जी मैम, ये बुंदेलखंड का एक लोक काव्य है जिसको वीर रस में गाया जाता है। और ये आल्हा और उदल नाम के दो सेनापति थे मैम, जो परमाल जो राजा थे चंदेल किंगडम के, उनके ये सेनापति थे, उनकी वीरता के इसमें गाथे गाए। जल्दी से कुछ सुना दीजिए, 2 पंक्ति। मैम इसमें एक वर्सेस है कि बड़े लड़ैया महुआ वाले इनकी मार सही न जाए, एक कमारे 2 मिल जाओ में तीसर खौफ खाए मिल जाए। आप बनारस में रहे हैं तो आपने बनारसी पान भी जरूर खाया होगा, खाया है? 2 बार खाया है। क्या विशेषता है बनारसी पान की, क्यों इतना प्रसिद्ध है वो? मैंने 1 ही 2 बार खाया है। वो मीठा पान जिसे बोलते हैं, जिसमें तंबाकू नहीं होता है। तो पर ये है मैम, वो बहुत अच्छा है। और उसके अलावा मैंने पान खाया नहीं, तो कंपैरेटिवली मैं टेस्ट के बारे में बता नहीं सकता। नहीं मतलब पान तो भारत के लगभग हर शहर में मिलता है, फिर बनारस का पान इतना प्रसिद्ध क्यों है? मीठा पान भी लगभग हर शहर में मिलता है और उसमें सारी वही चीजें प्रयुक्त की जाती हैं जो बनारस में की जाती हैं, फिर ऐसा क्या है जो वो इतना प्रसिद्ध हो गया? अब हम इस बारे में अच्छा, आप किन्हीं 2-3 ऐसे फिल्मी गानों के नाम बता सकते हैं जिसमें बनारस शब्द का प्रयोग किया गया हो? मैम एक तो है खाई के पान बनारस वाला, वो ये है। एक मैम अभी हाल फिलहाल में एक गाना आया था कि सुबह बनारस करके, उसमें एक मैम लाइन है कि साम्यावत सुबह बनारस, वो मैम एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा ठीक है।